हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी, और ये है हमारा सेकंड चैप्टर, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो पिछली वीडियो में हम गैप पढ़ चुके हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग करने के कितने सिस्टम हैं हमारे पास। तो हमारे पास दो सिस्टम हैं अकाउंटिंग करने के। एक है डबल एंट्री सिस्टम और एक है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हमने ड्यूल अकाउंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिया था, तो वही ड्यूल कॉन्सेप्ट जो है डबल एंट्री सिस्टम ही है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर दो अकाउंट्स इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट विच स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इम्पैक्ट्स। ठीक है ना, तो ये ड्यूल एस्पेक्ट जो हमने पढ़ा था वही है ये। ठीक है, और इसमें दो अकाउंट हमारे इफेक्ट होते हैं। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि मुझे राम से कैश मिला, तो कैश जब मिला तो मेरे दो अकाउंट कौन से इम्पैक्ट हुए? एक तो राम का अकाउंट हुआ जिसकी देनदारी थी, जिसने मुझे पैसा देना था, और दूसरा मेरा कैश अकाउंट जिसमें मेरा पैसा आया। ठीक है, दो अकाउंट इम्पैक्ट हुए, तो इसे कहते हैं ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम। और एक होता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ नॉट ए कंप्लीट सिस्टम टू मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इट डजंट रिकॉर्ड टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इस ये जो है सिंगल एंट्री सिस्टम ये कंप्लीट नहीं है। और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, एक ही ट्रांजैक्शन होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे को एग्जांपल जो हमने पीछे लिया था कि राम से मुझे 1000 रुपये कैश मिले, तो इसमें हम क्या दिखाएंगे इससे कि मुझे सिर्फ 1000 रुपये कैश मिले। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक अकाउंट बनाऊँगा अपना। ठीक है, और यहाँ दिखा दूँगा मेरे को एक कैश मिला 1000 रुपये। बस कहाँ से आया, किससे आया, क्यों आया, कुछ भी नहीं पता, बस पता है कि 1000 रुपये आया। तो इसलिए इसे इनकम्प्लीट कहा जाता है कि हमें पता नहीं लगता कि आया कहाँ से, किसका था, किसका नहीं देना था। यहाँ तो ये राम से पैसा आ गया, फिर हम दोबारा पहुँच जाए राम के पास, राम भाई तेरे पैसे आए नहीं 1000 रुपये, तो 1000 रुपये और दे। वो कहेगा भाई मैंने तो दे दिए, क्योंकि हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स इनकम्प्लीट है, हम कहीं कुछ और ट्रांजेक्शन करते नहीं, तो हमें कुछ पता नहीं लगता ये आया कहाँ से। ठीक है, तो इसलिए इसे इनकम्प्लीट माना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ट्रांजेक्शन ही होती है। तो आइए पहले इसके बारे में डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट विच स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स। ईच ट्रांजैक्शन देयरफॉर इन्वॉल्व्स टू और मोर अकाउंट्स एंड इज रिकॉर्डेड एट डिफरेंट प्लेस इन लेजर। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल फॉलोड इज दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव ए corresponding credit. Thus, an account is debit and the other is credit. ठीक है, तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं? एक तो ये जो है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, ड्यूल एस्पेक्ट है, और इसमें हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हैं। दो इफेक्ट हमने भी एग्जांपल लिया ही था राम का। ठीक है ना, राम से मुझे कैश मिला, तो एक तो राम का अकाउंट आ गया और दूसरा मेरा कैश अकाउंट आ गया, तो दो अकाउंट मेरे इफेक्ट हुए। ठीक है, तो इसमें कहता है कि इसमें दो और मोर अकाउंट्स जो हैं इफेक्ट हो सकते हैं। अभी तक हम दो पढ़े थे, इसमें दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दो से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक मशीन खरीदी 10,000 की। ठीक है, इससे मैंने कहा कि ले भाई ऐसा है कि तू मुझसे कैश ले ले 1000 रुपये, बाकी जो है मुझे उधार दे दे। ठीक है, क्रेडिट पे, तो 9,000 जो है क्रेडिट पे। अब यहाँ पे तीन अकाउंट हो गए ना, एक तो मेरा मशीन का अकाउंट हो गया, एक मेरा कैश का अकाउंट हो गया, एक क्रेडिट का अकाउंट हो गया। तो इस तरीके से दो से ज़्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम दो अकाउंट तो होंगे, इसीलिए इसे ड्यूल एस्पेक्ट कहा जाता है। और इसमें हर एक डेबिट का एक क्रेडिट कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट अकाउंट होगा। अब डेबिट क्रेडिट के बारे में हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे कि हमारी जनरल एंट्रीज कैसे होती हैं, उसमें डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, हम आगे आने वाले में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में आपके वो सारे सिर्फ अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी और न्यूमेरिकल्स उसमें और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो डबल एंट्री सिस्टम इज कंप्लीट सिस्टम फॉर एज बोथ द एस्पेक्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। द सिस्टम इज एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल एज पॉसिबल ऑफ फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन आर मिनिमाइज्ड। द अर्थमेटिक inaccuracy in record can mostly be checked by preparing the trial balance. The system of double entry can be implemented by big as well as small organization. तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई फ्रॉड होता है, फ्रॉड और मिसप्रेजेंटेशन है, या
अर्थमेटिक एरर है, तो वो सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। क्यों? डबल अकाउंटिंग है ना, तो एक जगह अगर जो टोटल आएगा दूसरी जगह भी वही टोटल आना चाहिए, तो आपस में क्रॉस वेरीफाई होता रहता है। जैसे मेरा राम का अकाउंट मैंने बताया था पिछली बार, राम का अकाउंट है, राम के अकाउंट से पैसा आया, कैश में आया। अगर मैंने यहाँ से मान लीजिए गलती से कोई ट्रांजेक्शन थी, राम के यहाँ दिखाई लेकिन कैश में नहीं दिखाना भूल गया, तो यहाँ से ट्रैक हो जाएगी कि राम का अकाउंट जीरो हो गया, यहाँ पे आया नहीं पैसा। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थमेटिक एरर भी ठीक हो जाती है। अगर कोई फ्रॉड हुआ तो वो भी पकड़ में आ जाता है। ठीक है, तो द्विअंकन प्रणाली क्या है? द्विअंकन प्रणाली लेन देनों के अभिलेखन द्विपक्षीय संकल्पना पर आधारित है। इसके अनुसार प्रत्येक लेन देन के व्यवसाय पर दो प्रकार के प्रभाव होते हैं, एक लाभ लेने वाला, दूसरा लाभ देने वाला। इसलिए यह दो खातों को प्रभावित करते हुए बही खातों के दो स्थानों पर अभिलेखित होती है। प्रत्येक लेन देन का लेखा इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि हर एक सौदे को नाम पक्ष तथा उसके तदनुरूप जमा पक्ष की ओर अभिलेखित किया जाए। इसलिए यदि एक खाते के नाम पक्ष की प्रविष्टि होती है तो किसी दूसरे खाते में जमा पक्ष अवश्य प्रविष्टि होगी। द्विअंकन एक संपूर्ण प्रणाली है क्योंकि इसके प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है। यह प्रणाली इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय है क्योंकि इसमें धोखा और व्यापार की संपत्तियों के दुरुपयोग की संभावना कम से कम होती है। खातों में होने वाली गणितीय अशुद्धियों को तलपट बनाकर सुधारा जा सकता है। बड़े संगठन या वह छोटे संगठन दोनों ही लेखांकन की इस प्रणाली को सहजतापूर्वक अपना सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? एक ही ट्रांजैक्शन होती है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट ए कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. इट डजंट रिकॉर्ड टू फोल्ड इफेक्ट of each and every transaction. Instead of maintaining all the accounts, only personal account or cash book are maintained under this system. In fact, this is not a system but a lack of system, as no uniformity is maintained in the recording of transaction. For some transaction only one aspect is recorded, for others both the aspects are recorded. The accounts maintained by this system are incomplete and unsystematic and therefore not reliable. The system is however followed by a small business firm as it is very simple and flexible. देखिए होता क्या है कि इसमें कि एक तो ये सिस्टम जो है कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है कि उसमें टू इफेक्ट आते नहीं है। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक अकाउंट बनता है, चाहे तो हम पर्सनल अकाउंट बना लेते हैं या फिर कैश अकाउंट बना लेते हैं। जनरली क्या होता है, कैश अकाउंट ही बनाते हैं, ये कैश अकाउंट बना लेते हैं। देखा होगा आपने, घर में भी बनाते हैं नहीं है कि भाई इतने रुपए का ये लाए, इतने रुपए का ये लाए, इतने रुपए का ये लाए, तो एक ही अकाउंट तो बन रहा है। ये जो है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम ही तो है। आप दूसरा अकाउंट तो लिखते नहीं कि भाई इतने रुपए का हम ये सब्जी लाए, इतने की ब्रेड लाए, इसमें बटर लगाए और हर एक का अकाउंट बनाए, हम नहीं बनाते ना। बटर का अकाउंट अलग, ब्रेड का अकाउंट अलग, मिल्क का अकाउंट अलग नहीं बनाते। हम सिर्फ क्या लिखते हैं कि मिल्क आ गया 10 रुपये का, ये इतने का, ये इतने का, इतने का। ठीक है, तो ये कैश अकाउंट या पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, लेकिन बिजनेस में ऐसे यूज़ नहीं होता। लेकिन जब वो छोटी मोटी दुकानें होती हैं तो वो जो हैं उन्हें यूज़ करते हैं, या छोटी फॉर्म्स हैं तो वो इसे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बुक ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो उसमें ये एक तो फिजिबल वैलिड नहीं है, गलत है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो वहाँ पर इसे हम प्रॉपर एविडेंस या प्रॉपर फाइनेंशियल बुक्स नहीं मानते हैं। और इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। अगर इसमें देखें तो एक तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम बन रहा है, एक सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम बन रहा है, और सिंगल अकाउंट में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, तो कोई कैसे भी बना सकता है। तो ये वो कोई इन्फॉर्मिटी नहीं होती है और फिर ये कंपेरेबल भी नहीं होते। तो फिर सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हमने पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, वो सारे फेल हो जाते हैं वहाँ पर। इसे कहते हैं एकल अंकन प्रणाली। एकल अंकन प्रणाली वित्तीय प्रलेखों को अभिलेखित करने की संपूर्ण प्रणाली है क्योंकि यह प्रत्येक लेन देन व द्विपक्षीय लेखांकन नहीं करती। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी खातों को बनाने की बजाय केवल व्यक्तिगत खाते या रोकड़ बही बनाया जाता है। वास्तविक रूप से लेखांकन की इस प्रणाली में अभिलेखन में समरूपता का अभाव होने के कारण इसे प्रणाली कहना ही गलत है, क्योंकि इसमें कुछ लेन देनों को केवल एक पक्ष में ही अभिलेखित किया जाता है और कुछ लेन देनों को दोनों पक्षों का इस
प्रणाली में जो खाते रखे जाते हैं वह अधूरे और अव्यवस्थित होते हैं, इसलिए यह प्रणाली विश्वसनीय नहीं होती। लेकिन इसकी सरलता और लोचशीलता के कारण कुछ छोटे व्यापारी इस प्रणाली को अपनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम समझ गए कि हमारे दो अकाउंट्स होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। तो जो परफेक्ट अकाउंटिंग जो है डबल एंट्री सिस्टम है, और जो हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग जो सीख रहे हैं वो भी डबल एंट्री सिस्टम ही सीख रहे हैं। ठीक है, अब आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग का बेस क्या है, आधार क्या है, किस आधार पर अकाउंटिंग करते हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग करने के हमारे पास दो आधार होते हैं। ठीक है, रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइमिंग कैन बी अप्रोच्ड। और यहाँ पे दो क्या है आधार, एक तो कैश बेसिस और एक अक्रूवल बेसिस। अब ये हैं क्या, उन्हें समझते हैं। देखिए, कैश बेसिस क्या है। कैश बेसिस का मतलब है कि नाम से ही पता है, कैश, जब मेरे पास कैश आ जाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कैश बेसिस। मतलब कि जब मेरे पास कैश मेरा आएगा तो मैं अपनी बुक्स में दिखाऊंगा कि मेरे पास कैश आया। ठीक है, तभी मैं दिखाऊंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं दिखाऊंगा। अगर किसी कहीं में मान लीजिए मेरा जो बैंक में पैसा पड़ा है, इन्वेस्टेड है, उस पर इंटरेस्ट एक्रू हो गया, ठीक है, मिला नहीं, इंटरेस्ट उसका ड्यू हो गया, तो क्या मैं उसे दिखाऊंगा? एक जो कैश बेसिस मेंटेन करते हैं अपनी बुक्स को, वो अपनी बुक्स में नहीं दिखाते हैं कि मेरा कैश में जो इंटरेस्ट जो है वो एक्रू हो गया है, ड्यू हो गया, वो नहीं दिखाते। वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं आया, जब तक मेरे हाथ में नहीं आता मैं मानूंगा ही नहीं कि वो मेरा इंटरेस्ट है और मेरे पास आ गया। ठीक है, तो वो होता है कैश बेसिस। मतलब कि जो कुछ भी आया कैश है, और जब वो पैसा देते हैं किसी को, जब तक दे नहीं देते हैं तब तक वो नहीं दिखाते कि कैश मेरा गया। ठीक है, तो अक्रूवल बेसिस क्या होता है? अक्रूवल बेसिस में कहता है कि पैसा मेरे पास आया नहीं आया वो मतलब नहीं है, लेकिन अगर ड्यू हो गया है तो वो मेरे को अपनी बुक्स में दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मेरा ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं, तो वो कहता है ड्यू तो हो गया ना, ड्यू हो गया मतलब मुझे मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो अपनी बुक्स में दिखाते हैं उस चीज़ को कि ये मेरा जो है इंटरेस्ट ड्यू हो गया। तो ये इसे कहते हैं हम अक्रूवल बेसिस। ठीक है, तो कैश बेसिस क्या होता है? अंडर कैश बेसिस, एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन कैश रिसीव्ड और पेड एंड नॉट व्हेन रिसीव्ड और पेएबल बिकम ड्यू। ठीक है, तो इसमें कहता है कैश बेसिस पे कि मैं अपनी बुक्स में तब दिखाऊंगा जबकि मेरा कैश आ जाए या कैश चला जाए, तभी दिखाऊंगा। और इस तरीके से नहीं दिखाऊंगा कि वो मेरा ड्यू हो गया, ड्यू बेस पे मैं कभी नहीं दिखाऊंगा इसे। ठीक है, तो ये होता है कैश बेसिस। दिस सिस्टम इज इनकम्प्लीटेबल, दिस सिस्टम इज इनकम्पेटिबल विद द मैचिंग प्रिंसिपल, which states that the revenue for the period is matched with the cost of the same period. Though the simple, this method is inappropriate for most organization, as profit is calculated as a time difference between the receipt and disbursement of money are given period rather than happening of transaction. ठीक है, तो एक तो कहता है कि ये जो है सिस्टम जो है इनकम्पेटिबल है, उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, हमारी जो बुक्स जो बननी चाहिए तो उस साल से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं और ये जो इनकम है वो सारी मुझे बुक्स में दिखानी चाहिए। इंटरेस्ट मेरा ड्यू हो गया है लेकिन मिला नहीं, लेकिन है तो इसी साल का, तो मुझे इसी साल दिखाना चाहिए उसे। वो कैश में जो है वो बाद में आ जाएगा, ठीक है, हो सकता है फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद आए, लेकिन मुझे दिखाना चाहिए उसमें, क्योंकि तभी मेरे को मेरी बिजनेस की सही फिगर पता लगेगी कि मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ। ठीक है, तो ये उस जो कॉन्सेप्ट है हमारा गैप का, उसे वायलेट करता है, तो इसलिए ये हम इसे उचित नहीं मानते, ये गलत है, इनकम्प्लीट है, प्रैक्टिकली गलत है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे फॉलो करते हैं। नकद आधार पर लेखांकन करते समय लेखा पुस्तकों में लेन देन की प्रविष्टि नकद भुगतान व प्राप्ति के समय होती है, न कि उनके देय या प्राप्य होने पर। यह प्रणाली आगम और व्यय के मिलान संकल्पना में वर्णित सिद्धांतों के समय विशेष की लागतों के मिलान व उनके आगम के साथ ही होना चाहिए से मेल नहीं खाती। इस कारण आसान होने पर भी इस प्रणाली
अधिकतर संगठनों में उचित नहीं है, क्योंकि लाभ की गणना के लिए संगठन को एक अवधि विशेष लेन देनों के आधार के स्थान पर कुल रोकड़ प्राप्तियों में से भुगतानों के शेष पर की जाती है। ठीक है, अब आता है एक्रूअल बेसिस। तो अंडर द एक्रूअल बेसिस हाउएवर रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड in the period in which they occur rather than they are paid. A distinction is made between the receipt of cash and right of received cash and payment of cash and legal obligation to pay cash. Thus, this system, the monetary effect of transaction is taken into account in the period in which they earned rather than the period in which cash is actually received or paid by the enterprise. This is a more appropriate basis of calculation of profit, as expense are matching against revenue earned in relation to thereto. ठीक है, तो ये कहता है कि एक्रूअल बेसिस खुद क्या होता है कि जिसमें हम एक किसी पीरियड में जो मेरी इनकम है या एक्सपेंस है एक्रू हो गए, ड्यू हो गए, मुझे चाहे तो इंटरेस्ट था, जैसे इंटरेस्ट मेरा ड्यू हो गया, मिला नहीं है, ड्यू हो गया, लेकिन वो मेरा ड्यू हो गया है तो मेरी बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखना चाहिए। तो ये बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं, उस बेस पे नहीं कि जब आएगा तो दिखाऊंगा, नहीं, वो कहते हैं कि ड्यू हो गया तो वो मेरी इस साल की इनकम हो गई तो मैं दिखाऊंगा। अब कोई लायबिलिटी है जो ड्यू हो गई, मुझे देनी थी, तो मैं अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाऊंगा कि मेरे को इतनी देनी है। उस टाइम पर नहीं कि मैं जब दे दूँगा। जैसे कोई उधार खरीदा तो मेरी लायबिलिटी है देने की, मैंने अभी पे नहीं किया, उधार खरीदा, तो अपनी बुक्स में दिखाऊंगा कि मेरे को इतनी लायबिलिटी देनी है, वो दिए दिखाऊंगा। ये नहीं कि जब दूंगा तो दिखाऊंगा, तो उस वक्त नहीं, मैं भी दिखाऊंगा जब मेरी लायबिलिटी ड्यू हो गई। ठीक है, तो यही चीज़ ये कहता है कि तो इसी हिसाब से ये एक्यूरेट मेथड यही है कि जब भी वो ड्यू हो जाए तो उस टाइम पे वो हमें अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखानी चाहिए। तो हिंदी में कहते हैं लाभ उपार्जन आधार। लेखांकन यदि उपार्जन आधार पर किया जाए तो आगम व लागतों के लेन देन के समय की मान्यता दी जाती है, न कि उनके वास्तविक प्राप्ति व भुगतान के समय। नकद प्राप्ति व भुगतान प्राप्ति का अधिकार और नकद भुगतान व नकद भुगतान की वैधानिक अनिवार्यता के बीच अंतर किया जाता है। इसलिए इस प्रणाली के अनुसार लेन देन व मौद्रिक प्रभाव का लेखा खतान के इसके उपार्जन के समय के अनुसार किया जाता है, न कि इनके बदले में वास्तविक मौद्रिक विनिमय के समय। यह व्यवसाय के लाभ की गणना में के लिए अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके अनुसार आगम व व्ययों का मिलान संभव है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्रूअल बेसिस क्या है और हमारी अकाउंटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। तो अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई समझने में दिक्कत आई हो या फिर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिए, तो मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा, बता भी दूंगा। अगर ज़रूरत हुई तो मैं अलग से दोबारा इसका एक वीडियो भी बना दूंगा। और इस तरीके से आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, इसमें कोई कमी है या कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो वो भी बताइए, मैं आपके लिए उसमें भी हेल्प करूँगा। तो इस तरीके से आप अपनी क्लासेस पाने के लिए और तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।